Good morning, sir. Morning, morning, Mrityunjay, morning. Power on. You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. क्या चल रहा था पीछे में? क्या आवाज आ रहा था? सर ये बोट का स्पीकर सर लैपटॉप से तो बहुत कम आवाज आता है ना तो सर उसी को लगा देते हैं। अच्छा, You're now connected to Stone 190. यस सर। तो उससे भी साउंड आता है क्या? सर उससे भी इस तरह से साउंड आता है? इससे तो सर तगड़ा आता है सर। तो जो स्पीकर का जो साउंड आ रहा था जी वो सर। वैसे छोटा सा ही है, तो बड़ा साइज का नहीं दिख रहा है, छोटा ही दिख रहा है। हाँ सर छोटा ही है सर। क्योंकि ऑनलाइन मंगाए ना, यही से लिए थे। सर ये हमारी सिस्टर लगी सर। अच्छा, ये आज पता नहीं सर डिस्कनेक्ट लगता है डिस्चार्ज हो गया है ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। चार्जर भी ऊपर है सर। मतलब ये जैसे वाईफाई है हमारी ये? बहन सर परचेज की थी तो सर वो चलेगी मेरठ। अच्छा, उसका कॉलेज खुल गया था सर मेडिकल कॉलेज अच्छा। तो उससे ले लिए। ये बुरा नहीं, प्राइस दिखा रहा है कितना, 999, उसमें तो काफी अच्छा ही है ये। सर फिर से बोलेंगे। वही प्राइस इसका 999 दिखा रहा है यहाँ पे। उस समय सर शायद 700 पे पड़ा था सर वो बिग सेल चली थी सर हाँ, दिवाली हाँ, का टाइम। हाँ, हाँ। हाँ तो उसमें सर 200 कम था फिर 250 कम। अभी भी कहीं कहीं अलग अलग प्राइस दिखा रहा है। हम्म, ये सारे तो बिजनेस ही है सर जिसमें जैसे फायदा उनको मिल जाए। हाँ, चलिए ठीक है। चाहिए तो वो आरडीबीएमएस का डाउट्स निकाल लिए? सर आज तो सर नहीं निकल पाया सर एक आज आज सर कर देंगे सर। अच्छा, चलिए एक रिवाइज कर लेते हैं इसे थोड़ा सा। और उसका थ्योरी पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे अलग से? सर नहीं सर इधर तो सर कुछ नहीं पढ़े थे सर उसमें। अच्छा, इसका थ्योरी भी सर पढ़िए। यस सर। तो जैसे हम लोग तो ये किताब पढ़ते थे, डेटाबेस सिस्टम्स बाय एलमाश्री नवात, है ना? हम्म, वो आर डी सर डीबीएमएस पढ़ाएगा सर माइक सिक्वल नहीं ना।
पे तो सर DBMS होगा। हाँ, तो देखिए MySQL के लिए इसका फंडामेंटल होना बहुत जरूरी है। अगर ये फंडामेंटल्स नहीं होगा तो फिर मुश्किल होता है, ठीक है, थोड़ा सा। जैसे ओके सर। मान लीजिए ये जो 3 स्कीमा आर्किटेक्चर है वो क्या होता है, ठीक है। 3 स्कीमा आर्किटेक्चर ये समझना जरूरी है, ठीक है। फिर डेटा मॉडल्स अलग अलग टाइप का होता है, वो क्या होता है, यस सर। डेटा मॉडल्स एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा, ठीक है, डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सब जो बेसिक चीजें है। फिर डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, सर। ठीक है। फिर अलग अलग मॉडल्स में डेटा को अलग अलग टाइप से देखा जाता है। जैसे यहाँ पे भी जो मॉडल्स आप पढ़ेंगे ना, मॉडल्स का मतलब होता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, जिससे कि डेटा को यस सर। डिस्क्राइब किया जाता है, उस कॉन्सेप्ट को हम डेटा मॉडल बुलाते हैं। तो ये अलग अलग टाइप का हो सकता है, रिप्रेजेंटेशनल हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशनल हो सकता है, ठीक है, या हाई लेवल लो लेवल इस तरह से हो सकता है डेटा मॉडल्स। तो यस जैसे सर। दो प्राइमरी या दो मेन मॉडल्स आजकल के ज़माने में यूज होता है, वो होता है एक ईआर मॉडल और यस। दूसरा रिलेशनल मॉडल, ठीक है। एक तरह से अभी हम बोल सकते हैं कि हम मॉडिफाइड रिलेशनल मॉडल यूज करते हैं, जिसको कभी कभी हम ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल भी बुलाते हैं, ठीक है। बट यूजुअली जनरली इसको रिलेशनल मॉडल ही बुलाया जाता है, ठीक है। यस। तो ये हम फॉलो करते हैं आजकल। तो इन दोनों मॉडल के बारे में आपको अच्छा से जानकारी होना चाहिए, तब जाके मतलब आप अच्छा से काम कर पाएंगे ना डेटाबेस के अंदर में। तो ये नॉर्मली यूज होता है डेटाबेस का एनालिसिस फेज में, यस सर। ठीक है। और ये होता है इम्प्लीमेंटेशन फेज में। मतलब एक्चुअल डेटाबेस तो यही बनेगा, रिलेशनल मॉडल बनेगा, ठीक है। बट डेटाबेस में क्या जाएगा नहीं जाएगा, वो कहाँ एनालाइज किया जाता है, वो एनालाइज किया जाता है इस लेवल पे, ठीक है। यस सर। तो इस किताब में आप देखिएगा कुछ कुछ ऐसा चैप्टर्स दिया हुआ है जो बहुत अच्छा है, मतलब मदद करता है इसमें, ये सब चीज को समझने में। जैसे एक बहुत अच्छा पोर्शन है कि आपने एनालाइज किया ईआर मॉडल में, फिर अब ईआर मॉडल को आप कैसे कन्वर्ट कीजिएगा रिलेशनल मॉडल पे। ये सिलेबस में नहीं रहता है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं भी पढ़ाने का, बिकॉज ये प्रैक्टिकल चीज है। ये यस आपका सर। एनालिसिस हुआ इसमें, ठीक है। बट इस चीज को आप किस तरह से कन्वर्ट कीजिएगा यहाँ पे। जैसे ईआर मॉडल में हम पढ़ाते हैं की एट्रीब्यूट, हम्म। बट यहाँ पे जाके की एट्रीब्यूट अलग अलग टाइप का हो सकता है, ठीक है। प्राइमरी की हो सकता है, फॉरेन की हो सकता है, एक्सेट्रा, है ना, इस तरह से। तो अब ये यस सर। प्राइमरी की फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है, इट्स नॉट देयर इन ईआर मॉडल, ठीक है। बहुत लोग आजकल कंफ्यूज कर देते हैं, स्पेशली आप यूट्यूब पे जो वीडियोस देखिएगा वहाँ पे जो लोग हिंदी में स्पेशली पढ़ा रहे हैं वो लोग पूरा कंफ्यूज कर देते हैं। वो लोग ईआर मॉडल में भी प्राइमरी की बोलेगी, ठीक है। बट ईआर मॉडल आप पूरा पढ़ लीजिए, कहीं पे प्राइमरी की का जिक्र नहीं है। वहाँ पे की एट्रीब्यूट जरूर बोलते हैं हम लोग, है ना, बट प्राइमरी की नहीं बोलते हैं। बट इफ यू कम टू रिलेशनल मॉडल तो ये सब कॉन्सेप्ट आ जाता है वहाँ पे, प्राइमरी की, ठीक है, कैंडिडेट की, फॉरेन की, ये सब कॉन्सेप्ट वहाँ पे आ जाता है। तो ये सब मैपिंग करने तो सीखना पड़ेगा। तो एक चैप्टर बहुत अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है जहाँ पे आपको ये मैपिंग बताया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए डेटा मॉडलिंग है, जैसे यहाँ पे यूजिंग ईआर मॉडल होगा, ये देखिए। तो ये चैप्टर इज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है, चैप्टर है ना, यहाँ पे दिया हुआ है कि ईआर मॉडल को किस तरह से। The conceptual modeling is a very important phase in designing a successful database application. Generally, the term database application refers to a particular database and the associated programs that implement the database queries and updates, ठीक है। फिर देखिए ये जो बुक आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे भी ये सब टर्म्स में कंफ्यूजन होगा, डेटाबेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड ओनली डेटाबेस सिस्टम। यस सर। तो लोगों को लगता है कि डीबीएमएस और डेटाबेस सिस्टम एक ही होता है, नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है। डीबीएमएस इज डिफरेंट थिंग एंड डेटाबेस सिस्टम इज अ डिफरेंट थिंग, रिमेंबर, ठीक है। तो एक तरह से जो आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो उसको हम बोल सकते हैं डेटाबेस सिस्टम, बिकॉज ये बात वहां पे खरा उतरता है, देखिए, ठीक है। द डेटाबेस एप्लीकेशन रिफर्स टू, है ना, या जैसे यहाँ पे डेटाबेस एप्लीकेशन जो बुलाया जा रहा है, पर्टिकुलर डेटाबेस एंड द एसोसिएटेड प्रोग्राम्स, मतलब डेटाबेस भी है साथ साथ में कुछ प्रोग्राम्स भी है जो डेटाबेस को क्वेरी करेगा और उसको अपडेट करेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल अब बैंक डेटाबेस से हम बोला जा रहा है डेटाबेस एप्लीकेशन दैट कीप्स ट्रैक ऑफ कस्टमर अकाउंट्स would include programs that implement database updates, ठीक है, corresponding to the customer deposits and withdrawal। जैसे आप भी बनाएंगे तो अपॉइंटमेंट का जो एक डेटाबेस ही बना होगा, बट आप साथ साथ में एक यूआई भी बनाएंगे जिससे कि यूजर क्या करेगा, अपॉइंटमेंट को अपडेट कर सकेगा या उसको क्वेरी करके देख सकेगा, है ना, इस तरह से। हम्म। तो वही बहुत अच्छा से यहाँ पे दिया हुआ है। बट फिलहाल ठीक है,
In this chapter, we follow the traditional approach of concentrating on the database structure and constraints during database design, and we present the modeling of concepts of the ER model with a which is a popular high level conceptual model. तो देखिए मैंने बोला टाइप ऑफ मॉडल ये होता है जो डेटा मॉडल्स होता है उसमें ये भी टाइप आता है हाई लेवल कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल भी आता है वहाँ पे तो इसमें कोई डेटाबेस नहीं बना हुआ है इसको यूज करके आप कंप्यूटर में कोई डेटाबेस नहीं है ठीक है ये सिर्फ काम आता है पेपर के ऊपर या मान लीजिए हमारे पास में कुछ टूल्स है आजकल जैसे मैं एक ये फ्री टूल यूज करता हूँ आजकल बहुत ज्यादा ये सब उतना अच्छा तो नहीं होता है बट फ्री है सबसे पहले और आपका काम कर देता है तो आप देखिएगा यहाँ पे भी आपको ईआर मॉडल बनाने का ऑप्शंस दिया हुआ है इसके जगह में ना यहाँ पे तो पेपर हम क्यों यूज करेंगे ठीक है तो बेटर है यही चीज यूज कर ले तो देखिए यहाँ पे एंटिटीज आ गया आपका ठीक है एट्रीब्यूट्स के लिए हमारे पास में ऑप्शन है देखिए तो इस तरह से आप एट्रीब्यूट इसके आसपास में डाल सकते हैं एंड इतना सिंपल बनाया कि यहाँ से एक लाइन ऐसे करके आप खींच लीजिए ठीक है ईआर डायग्राम में इस तरह का लाइन नहीं होता यू हैव स्ट्रेट लाइंस इस तरह स्ट्रेट लाइन होता है और देयर इज नो एरो इन ईआर डायग्राम ठीक है तो इस तरह से एट्रीब्यूट्स को जोड़ा जाता है सिमिलरली अगर कोई की एट्रीब्यूट है आपके पास में तो दिस इज व्हाट यू विल बी यूजिंग तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं ईआर डायग्राम यहाँ से बना सकते हैं ठीक है तो ये कुछ कुछ ऐसे बनता है कि ये डेवलपमेंट टीम तो समझ ही जाता है इसको ठीक है साथ साथ में यूजर को भी समझाना आसान होता है ठीक है यूजर को समझाना आसान होता है फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमने लिख दिया DOCT और डॉक्टर है ना और यूजुअली जो एंटिटीज होगा उसका नाम कैपिटल में लिखा जाता है इस तरह से फिर मान लीजिए डॉक्टर का एक आईडी होगा डी ठीक है ID ऐसे करके तो ये प्राइमरी की सॉरी इसका की एट्रीब्यूट हो गया उसके बाद में मान लीजिए इसका नेम इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट तो इसको दिखाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं हम और एट्रीब्यूट्स का सहारा ले सकते हैं यहाँ पे इस तरह से 1 2 एंड 3 तो इसको खींच के इसके साथ में जोड़ दिया देखिए इसको खींच के इसके साथ में जोड़ दिया और इसको भी खींच के इसके साथ में जोड़ दिया ऐसे करके ठीक है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं फर्स्ट नेम मिडिल नेम एंड लास्ट नेम लाइक दिस ठीक है तो इस एट्रीब्यूट को हम लोग बुलाएंगे कंपोजिट एट्रीब्यूट क्योंकि इसका कंपोनेंट्स भी हमको दिख रहा है साथ साथ में है ना तो दिस इज की एट्रीब्यूट ठीक है उसी तरह से मान लीजिए अगर डॉक्टर का फोन नंबर है हमारे पास में ठीक है तो उसको इस तरह से बनाया जा सकता है तो क्योंकि फोन नंबर एक से ज्यादा हो सकता है तो ऐसे एट्रीब्यूट को हम मल्टी वैल्यूड बुलाते हैं मोबाइल नंबर स्पेसेस नहीं देते नॉर्मली ठीक है मोबाइल नंबर लाइक दिस तो देखिए मोबाइल नंबर इज अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट डॉक्टर का एक से ज्यादा नंबर हो सकता है तो ऐसा को क्या कर सकते हैं हम लोग इस तरह से डबल इसमें डालते हैं ना ठीक है तो सी these concepts are taught in ER मॉडल ठीक है ये सब ER मॉडल में समझाया जाता है बट इसको देख के तो टेबल नहीं बन सकता है ना बिकॉज इसमें बहुत सारा कमी है अभी ठीक है कमी क्या है इम्प्लीमेंटेशनल प्रॉब्लम्स है इसमें बहुत सारा जैसे ये तो यूजर लेवल बता दिया गया कि ये चीजें होगा मतलब हमारे टेबल में या हम डॉक्टर का ये इन्फॉर्मेशन रखेंगे हम पेशेंट का ये इन्फॉर्मेशन रखेंगे इस तरह से हमने बता दिया अगेन अगर इसको हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं पूरा का पूरा को और यहाँ पे पेशेंट बना देते हैं पेशेंट बना देते हैं तो पेशेंट का भी एक पेशेंट आईडी हो जाएगा उस तरह से उसका भी नेम होगा उस तरह से उसका मोबाइल नंबर होगा ठीक है देन वी कैन रिलेट दीज टू ठीक है टुगेदर है ना तो अब रिलेशनशिप डिपेंड करता है सिस्टम के ऊपर में जैसे डॉक्टर ट्रीट करता है पेशेंट को ये भी है ठीक है तो बट व्हेन डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट तो उस समय में क्या होगा उस समय में ये पिक्चर में आ जाएगा प्रेस्क्रिप्शन पिक्चर में आ जाएगा ठीक है प्रेस्क्रिप्शन पिक्चर में आ जाएगा ठीक है फिर उसके बाद में और भी हो सकता है तो अलग अलग टाइप का रिलेशनशिप बना सकते हैं यहाँ पे तो फिलहाल मैं ट्रीट से रख देता हूँ ये रिलेशनशिप हो गया दोनों के बीच में इस तरह से आप इनको रिलेट कर सकते हैं ठीक है तो ये एसेंस है मतलब ये सेंट्रल आइडिया है ईआर मॉडल का ठीक है दिस इज हाउ ईआर मॉडल इज कंस्ट्रक्टेड ठीक है और कोई भी जो डायग्राम हम लोग बताते हैं ना उसका कोई करेक्ट मतलब डायग्राम नहीं होता एक्चुअली में ठीक है सिनेरियो के ऊपर में आप अलग अलग टाइप से डायग्राम बना सकते हैं ठीक है मतलब देयर इज नो सिंगल क्या बोलते हैं एक्सेप्टेड डायग्राम हियर जैसे टूल्स तो आपको ये यूज करना है देखिए यहाँ पे और भी टूल्स सुझाया गया है देखिए ये टूल्स हम लोग यूज नहीं करते नॉर्मली देखिए यहाँ पे ना देखिए
ER मॉडल में ये सब समझाया गया है। हालांकि दीज आर नॉट ER मॉडल एक्चुअली, ये सब रिलेशनल मॉडल वगैरह का यहाँ पे आ गया चीजें। देखिए ये सब जो है, तो ये सब नॉर्मली हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ER मॉडल में मेनली यही 3-4 सिंबल्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। हाँ, बाकी यहाँ पे आप क्या करते हैं कि जैसे ये टेक्स्ट तो पता नहीं यूज कर सकते कि नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये टेक्स्ट तो यूज किया ही जा सकता है कभी भी। तो जैसे यहाँ पे आप रिलेशनशिप बताएंगे, जैसे कि ये जो रिलेशन है ट्रीट्स, ठीक है। तो कितना डॉक्टर कितना पेशेंट को ट्रीट कर सकता है, ठीक है, वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। वो आइटम्स आइटम्स यहाँ पे लिख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आइटम की जगह पे आप ये नंबर ऑफ मेंशन कर सकते हैं, हाँ नंबर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। 1 to 1, 1 to n, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो आप क्या कर सकते हैं, ये मेंशन कर सकते हैं। यस सर। तो ये सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड करेगा, ठीक है, कि रिलेशनशिप क्या होगा, ठीक है। ये सब चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो अदरवाइज इतना ही नॉर्मली कॉन्सेप्ट होता है जो ER मॉडल में हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एनहेंस ER मॉडल आल्सो, आजकल ERR भी आ गया है, EER सॉरी, ठीक है, ये भी आ गया है। तो जो सिलेबस में कहीं नहीं रहता है, बट अगर आप बुक पढ़ेंगे तो कुछ कुछ वहाँ से मालूम चल जाएगा इसके बारे में भी। अगला चैप्टर आप देखिएगा यहाँ पे, तो ये देखिए, ये है एनहेंस ER मॉडल के नाम से, देखिए, ठीक है। यस सर। तो जब इसको पढ़ते जाएगा तो एक एक चीज में बता रहा है, देखिए कि साफ साफ एक चीज बोला भी है यहाँ पे कि इन दिस चैप्टर वी फॉलो द ट्रेडिशनल अप्रोच, मतलब पुराना अप्रोच है, ऑफ concentrating on the database structure constraint during database design. We present the modeling concept of the entity relationship model, which is a popular high-level conceptual data model. This model and its variations are frequently used for conceptual design of database application, and many database design employ its concepts, है ना। बाद में आप क्या कर सकते हैं, इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में बोला जा रहा है ऑब्जेक्ट मॉडलिंग मेथोडोलॉजी सच एज UML, ठीक है, बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर, जो आपने पढ़ा भी है मेरे ख्याल से UML, है ना। यस सर। तो UML भी काफी पॉपुलर है, बट वहाँ पे फिर वही क्लास ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या होता है, चीजें काम करना चालू हो जाती है। लगभग लगभग थोड़ा थोड़ा तो आपको ये मिलेगा, सिमिलैरिटीज दोनों में मिलेगा, ठीक है, यूल गेट सिमिलैरिटीज, है ना, इसमें और उसमें। तो लेकिन आज भी डेटाबेस डिजाइन के लिए ER मॉडल इज मच मोर पॉपुलर, रिमेंबर, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको ER मॉडल पढ़ाया जाएगा, ये बोला गया है, ठीक है। तो फिर जब धीरे धीरे आ रहा है चीजें, ये बता रहा है कि किस हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। देखिए मिनी वर्ल्ड मतलब आपका प्रॉब्लम डोमेन, जिसका आप स्टडी कर रहे हैं प्रॉब्लम, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, आप रिक्वायरमेंट्स कलेक्शन करेंगे, देखिए दोनों के लिए, चाहे आप ये डेटाबेस डिजाइन कर रहे हैं, चाहे आप एप्लीकेशन प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना होगा, उसका बाद में देखिए दो टाइप से आप डिवाइड हो जा रहे हैं, देखिए ना। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के लिए आप वो प्रोग्राम किस तरह से बनेगा उसका आप वो ये करते जा रहे हैं, एनालिसिस या उस पर काम करते जा रहे हैं। और डेटा डिजाइन के लिए आप इस तरह से जा रहे हैं, देखिए पहले कॉन्सेप्चुअल डिजाइन, ठीक है, उसके बाद लॉजिकल डिजाइन, फिर फिजिकल डिजाइन में आप जा रहे हैं ना, ठीक है, इस तरह से। यस तो सर। अभी आप कॉन्सेप्चुअल डिजाइन में जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, है ना, डिजाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर उसके बाद में लॉजिकल में जाएंगे, जहां आप मैपिंग करेंगे, मतलब एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशनल डेटा मॉडल होगा उसमें आपको मैपिंग करना पड़ेगा। और फाइनली आपको फिजिकल डिजाइन, मतलब टाइप वाइप करके रखना पड़ेगा चीजें, है ना, तो उसमें जाना होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है, एक एग्जांपल भी लेके चला जा रहा है डेटाबेस का। तो सबसे पहले ये सब चीज़ समझाया कि एंटिटी टाइप्स, एंटिटी सेट और एट्रीब्यूट्स वगैरह क्या होता है, ठीक है। एक सैंपल ये भी दे दिया आपको, डेटाबेस का डायग्राम भी दे दिया यहाँ पे। तो एक्चुअली इसी चैप्टर में शायद मेरे ख्याल से लास्ट पार्ट में कहीं था, या वही लेके आ गया क्या। दिया हुआ है एक सेक्शन में, ये तो सब फोटो है, नहीं तो हम कॉपी ये कर लेते थे, फाइंड कर लेते थे हम लोग। कि किस तरह से रिलेशनल मॉडल और इसमें मैपिंग होता है, ठीक है, उसका भी एक छोटा सा सेक्शन दिया हुआ था कहीं। एचसीआर मॉडल है। एटलीस्ट मतलब बड़ा बड़ा लेवल में तो ये सबको भी डाल देना चाहिए। देखिए इसमें ये हो जाता है, कुछ कुछ नया नया सिंबल्स आ गया, देखिए यहाँ पे जैसे ये दिखा रहा है, ठीक है। हमारा रिलेशनशिप भी थोड़ा अलग टाइप का हो गया, देखिए बदल गया है यहाँ पे ना। यस सर। तो सिंबल्स वगैरह थोड़ा सा नया नया यूज करना भी चालू कर दिया यहाँ पे।
चलिए एनीवेज, तो इसको भी थोड़ा सा देखिए, ये सब चीज़ को भी, बिकॉज जितना ज़्यादा आपका ये सब स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा आपको समझ में आना चालू हो जाएगा, ठीक है, डेटाबेसेस वगैरह ना, ठीक है। यस सर। फिर जैसे जो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे भी है, तो जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मली क्लाइंट सर्वर का इस्तेमाल करें डेटाबेसेस में, बट ग्रेजुअली ये सब रिप्लेस होते जा रहा है, क्लाउड बेस्ड और ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस ये सबसे रिप्लेस होते जा रहे हैं। तो व्हाट आर दोस थिंग्स, है ना, एटलीस्ट पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़ के फिर क्या हम अपना से कुछ उस तरह का बना सकते हैं। जैसे पहले क्या होता था, पहले डेस्कटॉप लेवल पे चीज़ें चलता था, तो एक मैंने यहाँ पे भी इंस्टॉल करने की कोशिश किया था, बट वो इंस्टॉल हुआ नहीं, ठीक है। लिबर ऑफिस में एक बेस करके होता है, तो देखिए बेस हटा दिया मैंने, अल्टीमेटली उसमें कुछ दिक्कत हो रहा था, तो है ना, तो मैंने हटा दिया वहाँ से। तो एक बेस नाम से एक डीबीएमएस है, जैसे यहाँ तो आपको वर्ड की जगह पे देखिए, वर्ड भी आप टाइप कीजिएगा तो ये आएगा, लिबर ऑफिस राइटर आता है यहाँ पे ना। कल मैंने एक आर्टिकल यस देखा सर। था, गूगल पे आया हुआ था, जहाँ पे लिख रहा था कि लिनक्स क्यों पॉपुलर होते जा रहे हैं, धीरे धीरे वो पॉपुलर भी हो रहा है, तो फ्री है। और दूसरा है, इसमें भी प्रोडक्टिविटी टूल्स आते जा रहे हैं, लिबर ऑफिस इज नॉट बैड, धीरे धीरे ये भी अच्छा होते जा रहा है, ठीक है। और अगर फ्री में चाहिए तो आपको उतना फीचर्स भी नहीं चाहिए होता है ना जितना एमएस ऑफिस देता है, तो यस सर। हम यूज कर सकते हैं लिबर ऑफिस वगैरह भी। तो अब तो मैं ये यूज करता हूँ मोस्टली, है ना, तो क्योंकि जितना फीचर हमको चाहिए होता है मिल जा रहा है इसमें, तो वो एडवांस फीचर के लिए क्यों पैसा पे करने जाएगा आदमी, है ना। और अगर थोड़ा बहुत उसका फीचर चाहिए तो आप ऑनलाइन उसको यूज कर ही सकते हैं कभी भी। तो शुरू में जो डेटाबेसेस था वो डेस्कटॉप लेवल था, ठीक है, लेट ऑन क्लाइंट सर्वर आ गया, ठीक है। क्लाइंट सर्वर बेनिफिट ये मिला कि आप एक जगह डेटा को रखिए और बहुत जगह से उसको यूज करवा सकते हैं, ठीक है। यस सर। फिर लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम था कि अगर सर्वर को कुछ हो जाएगा, ठीक है, अगर सर्वर किसी वजह से बंद हो गया या खराब हो गया तो पूरा का पूरा आपका काम रुक जाता है ना। तो इसलिए क्या किया गया, यस सर। क्योंकि ये मतलब ये फायदेमंद कहाँ था ये क्लाइंट सर्वर, जब मल्टीपल लोकेशंस में आपको डेटा को शेयर करना है तो वो सब जगह ये बहुत बेनिफिशियल था। तो अभी उसके जगह में हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटेड आ गया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है ना। फिर अब क्लाउड यस। डेटाबेस भी है, तो इस तरह से। तो डिस्ट्रीब्यूटेड में डेटा एक जगह नहीं रह के अलग अलग जगह में है, बट आपको फील नहीं होगा कि आपका अलग जगह में है, ठीक है। आपको लगेगा कि नहीं वो कहीं ना कहीं एक जगह से ही आ रहा है, बस आप कनेक्टेड रहना चाहिए आपको डेटाबेस के साथ में, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कहाँ से आ रहा है। जैसे स्पेशली बैंक्स एंड ऑल दे एम्प्लॉय दिस सिस्टम, है ना। तो जैसे बैंक में क्या होगा कि ब्रांच वन है, ब्रांच वन ने अपना डेटा अपने पास ही रखा हुआ है, ठीक है, एक थोड़ा सा पावरफुल कंप्यूटर उसके पास में होगा, वहां पे इसने अपना डेटा रखा हुआ है। फिर मान लीजिए ब्रांच यस। टू होगा, वो अपना डेटा अपने पास में रखा हुआ है। अब मान लीजिए कोई आदमी पैसा आया, पैसा जमा करने के लिए ब्रांच टू में, ठीक है, ब्रांच वन में गया हुआ लेकिन उसको जमा कहाँ करना है, ब्रांच टू में जमा करना है। तो ब्रांच वन वाला सिर्फ वो अकाउंट नंबर डालेगा, उसको सारा डिटेल्स मिल जाएगा, एज इफ वो इसी ब्रांच का डेटा था, है ना, उस तरह से मिल जाएगा। हो सकता है स्पीड में थोड़ा सा स्लोनेस उसको मिलेगा, बिकॉज ब्रांच वन जब अपने डेटा के साथ काम कर रहा है तो उसको अपने सर्वर से लाना है, लोकल से लाना है, तो आराम से मिल जाएगा, फटाफट आ जाएगा। बट ब्रांच टू से जब लाना होगा थोड़ा सा स्लो होगा, बिकॉज वो रिमोट सर्वर से आ रहा है, ठीक है, वो रिमोट सर्वर से आ रहा है। बट ये जो दोनों ब्रांचेस एक्चुअली ये चलता है एक ऐसे नेटवर्क में जिसको हम लोग वीपीएन बुलाते हैं, ठीक है, नॉर्मली, है ना। तो यस वीपीएन सर। स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। तो आप एक पब्लिक नेटवर्क का जरूर इस्तेमाल कर रहे हैं, बट आपको एक प्राइवेट स्पेस दिया गया वहाँ पे, है ना। बिकॉज देखिए जब बहुत ज्यादा रिमोट डिस्टेंस पे या बहुत दूर दूर डिस्टेंस पे आपको कंप्यूटर कनेक्ट करना है तो आपके पास कोई प्राइवेट सुविधा नहीं होता है, प्राइवेट लाइन थोड़ी ना बिछा सकते हैं, ठीक है। तो हम यस लोग सर। क्या करते हैं, हम लोग कोई ना कोई पब्लिक मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिटी भर में है तो कोई आप लीज लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपका ये बीएसएनएल वगैरह जैसा कंपनी जो है, या कोई भी, ठीक है, जो तार बिछा सकता है, जिसके पास तार बिछाने का अथॉरिटी, वो तार बिछा के रखा हुआ है पहले से, ठीक है। अब आप उन्हीं तार को भाड़ा में ले सकते हैं, ठीक है, उनको एक रेंट पे कर सकते हैं और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब तो वो तो पब्लिक चीज है ना, उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है एक्चुअली, ठीक है। तो बट यहाँ पे चीजें ऐसा बनाया गया है, आपको कुछ इस तरह का आईपी वगैरह दिया जाएगा कि उस आईपी में दूसरा नहीं आ सकता है, ठीक है, उस आईपी में दूसरा कोई नहीं घुस सकता है। तो एक तरह का आप हार्डवेयर तो पब्लिक यूज कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली क्या होगा, सॉफ्टवेयर आपका प्राइवेट हो जाएगा, है ना। जस्ट लाइक यस सर। यू नो बस एंड जो प्राइवेट कार्स वगैरह होता है वो चीज, ठीक है। या मान लीजिए बस हो गया, और जो हम लोग कैब्स बुक करते हैं, टैक्सी वगैरह बुक करते हैं, तो कैब अगर हमने एक बार बुक कर लिया तो उसमें दूसरा आगे थोड़ी ना बैठेगा। नो बस सर। बसेज आर यूजुअली नॉट बुक्ड, है ना। जो पब्लिक बस चलता है उसमें कोई भी आके बैठ सकता है, जस्ट लाइक इंटरनेट। तो इंटरनेट पे तो कोई भी घुस सकता है, ठीक है, वो प्राइवेट स्पेस नहीं, वो पब्लिक स्पेस है, कोई भी जा सकता है वहाँ पे। बट
कैप्स पे कोई भी नहीं आ सकता है, ठीक है, वो जिसने बुक किया हुआ है उसी का रहता है। तो एग्जैक्टली लाइक दैट वीपीएन वर्क्स, यूज कर रहा है उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर को जो इंटरनेट में यूज होता है, ठीक है, वही केबल्स वही सारा चीज यूज हो रहा है। बट इसमें क्या होता है कि स्पेस इस तरह से बनाया हुआ है आपको कि वो रिजर्व हो गया आपके लिए, वो कुछ आईपी नंबर्स वगैरह है वो आपको दे दिया गया कि आप ही यूज कीजिए उसको, ठीक है, कोई दूसरा इसमें नहीं आ पाएगा, है ना। एंड यस सर। यही सब रीजन है कि कुछ आईपीज वगैरह बुक किया जाता है, ठीक है, प्राइवेट यूज के लिए, है ना। जैसे आपको हमेशा बोला जाता है 192.168, ये सब इसको यूज कीजिए बिकॉज ये बुक है फॉर प्राइवेट लैंड के लिए, ये सब बुक किया गया इसको, है ना। कि मतलब इस पे दूसरा कोई नहीं होगा, आप चाहे तो अपना से तो कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट जब आप इंटरनेट पे जाएगा तो हो सकता है कोलिजन हो जाएगा, ठीक है, तो हम्म, गड़बड़ हो सकता है वहां पे। तो इसीलिए बोला जाता है लोकल लेवल के लिए आईपी क्या यूज कीजिए, इसी का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, कि इसको रिजर्व किया गया है फॉर प्राइवेट आईपीस, ठीक है, कि आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। बट बाकी जो वीपीएन में मिलेगा वो अलग स्कीम से मिलेगा, ठीक है, वो अलग टाइप से रिजर्व करके रखा जाता है चीजों को। तो इसके तो थोड़ा सा कोर और डीप नेटवर्किंग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हाउ दिस थिंग्स वर्क, है ना, ठीक है। तो अब देखिए, तो जैसे ये मैं क्यों समझा रहा था, बिकॉज इंटरनेट से रिलेटिवली फास्टर आपको चीजें मिलेगा, बिकॉज इसको ढूंढना उड़ना नहीं पड़ता है, वीपीएन में सारा चीज सेट है कि ब्रांच 1 कहाँ है, ब्रांच 2 कहाँ है, तो इसे थोड़ा सा रिलेटिवली फास्टर आपको चीजें मिल जाएगा, ठीक है। तो बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस है, ठीक है। अभी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस हमको नॉर्मल प्रोडक्ट में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो कैसे करके इसका इम्प्लीमेंट करना है, ये सब रिसर्च का मुद्दा है, काम है, ये हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसके लिए हम गूगल से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो IMPLEMENT इम्प्लीमेंटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, ठीक है, इन माई सिक्वल या MariaDB, ठीक है। तो देखिए जब आप जाइएगा यहाँ पे तो कुछ एड्स तो पहले ही आ गया, पहले तो IBM खुद का ऐड कर रहा है कि भाई हाइब्रिड डेटा मैनेजमेंट में आइए, ठीक है, इस तरह से, है ना। फिर कुछ यस सर। डिस्ट्रीब्यूटेड सिक्वल डेटाबेस आ रहा है, यहाँ पे यूगाबाइट पता नहीं कौन है ये, है ना। तो फिर यहाँ पे लिख रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एंड इट्स आर्किटेक्चर यूजिंग माई सिक्वल, ठीक है, तो कुछ तो है यहाँ पे आ रहा है, तो इसको पढ़ना पड़ेगा। और भी है, यूजिंग माई सिक्वल फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस आर्किटेक्चर, मतलब देयर आर लॉट्स। तो ये देखिए माई सिक्वल का भी आया, आपको ये चीज डालना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है, बट इज इट फ्री और नॉट, ठीक है, आप इसको पहले चेक कीजिए। ओके सर। तो ये देखिए, है ना, तो ये चीज है, जैसे एक से ज्यादा ये रहता है हमारे पास, सर्वर रहता है डिस्ट्रीब्यूटेड में, यही फर्क है क्लाइंट सर्वर में। क्लाइंट सर्वर में सिंगल सर्वर, ठीक है, एंड मेनी क्लाइंट्स। बट इसमें क्या रहता है, डेटाबेस सर्वर में एक से ज्यादा डेटाबेस सर्वर रहेगा डिस्ट्रीब्यूटेड में, ठीक है, दैट इज द डिफरेंस, है ना, कुछ डेटा यहाँ है कुछ डेटा यहाँ है, इस तरह से। और क्लाइंट किसी से भी आके वो कर सकता है, मतलब डेटा ले सकता है अगर परमिशन है तो, ठीक है। तो ये देखिए ये चीज, ये टूल डालना पड़ेगा कि MySQL cluster is the distributed database combining linear scalability and high availability. It provides in-memory real-time access with transactional consistency across partition and distributed data sets. It is designed for mission-critical applications. मतलब ये जो रियल लाइफ का जो हमेशा हम लोग इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशन, उसको मिशन क्रिटिकल बोला जाता है। तो MySQL क्लस्टर ऐसे ऐसा करके है, बट आई थिंक इट्स नॉट फ्री, है ना, ठीक है, अगर हम देखने जाएंगे कहीं पे। सर नो सीक्वल का क्लस्टर इससे वहाँ पे फ्री नहीं था सर, उसको हम देखे थे तो। हाँ, ये तो एपीआईज का बात कर रहा है कि आप बाहर से जब इसका टूल्स वगैरह यूज करना चाहे दोनों एपीआईज मिल जाएगा, ये तो बेनिफिट्स बता रहा है इसका एक्चुअली में ना, कि प्रोवाइड यस डेली सर। एंड सर्विंग बिलियंस। तो उसके बाद में 99.999 अवेलेबिलिटी है इसका। तो यहाँ पे वॉच एक दिखा रहा है डेमो का, है ना। उसके बाद में कस्टमर सक्सेस, प्राइसिंग के बारे में तो अभी तक कुछ आ नहीं रहा है, बट कहीं ना कहीं इसका प्राइसिंग है जहां तक मुझे मालूम है। ये हाउ टू बाई देखिए यहाँ पे आ गया। तो फ्रॉम ओरेकल स्टोर, और सेल्स टीम को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सिमिलरली आप ये भी ट्राई कर सकते हैं कि वेदर इट इज फ्री इन MariaDB और नॉट। तो ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिक्वल विद MariaDB एक्सपांड नाम दिया हुआ इसको, है ना। तो इसमें भी देखिए कुछ कुछ प्राइसिंग का तो इशू है। तो चलिए MariaDB क्लाउड और MariaDB प्लेटफॉर्म।
व्हाई डू आई नीड एक्सपर्ट सोल्यूशन के लिए मिलेगा, तो उसके बारे में तो खास करके नहीं लिख रहा है। सर आपने कभी क्लाउड पे मूव करने का सोचा है कि नहीं सर? या अभी तक तो नहीं सोच रहे, लेकिन सोचना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल तो करना ही पड़ेगा। तो असल में देखिए, चीजें धीरे धीरे से वहां हाँ पे शिफ्ट हो रहा है सर। हाँ बिल्कुल, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ फ्री क्लाउड्स आल्सो, बहुत सारा ये है, फ्री क्लाउड्स वगैरह भी है, हम्म। ठीक है। तो आज नहीं तो कल तो मूव करने ही पड़ेगा सब, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ पे, जैसे मैं लाइनिंग ये क्यों बना, अब मेरे साथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है टाइम का, ठीक है। टाइम की वजह से जो हम्म। लेवल से अपग्रेड होना चाहिए वो अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये सब चीज में थोड़ा सा समय चाहिए होता है फॉर ट्रायल एंड एरर, है ना। हालांकि यस सर। लास्ट 2 इयर्स में तो अच्छा खासा मतलब ग्रोथ हुआ है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, हमने देखा है कि जो जो हम्म। चीजें नहीं हो पा रहा था वो सब चीजें भी करके, और खास करके लास्ट 1 साल में मतलब पेंडेमिक हेल्प किया, थोड़ा सा समय दिया यस हम सर, लोग को। पैंडेमिक। तो उसके कारण क्या हुआ कि जैसे ये लिनक्स फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम लोग विश्वास भी नहीं करते थे कि लिनक्स हम लोग इस तरह से कंफर्टेबल यूज करेंगे ना। विंडोज मैं सिर्फ ये बूट कर रहा हूँ, अभी वहां पे क्लास लेने जाता हूँ एक डॉट नेट का, ठीक है, बस उसी में मैं विंडोज यूज करता हूँ। और अभी जैसे एक और क्लास में लेता हूँ अपने यहाँ पे ओनली ऑन सैटरडेज, ठीक है, सैटरडे को सुबह में एक क्लास लेता हूँ, वो भी डॉट नेट का। तो उस डॉट नेट का क्लास में सिर्फ हमको बूट करना पड़ रहा है, बिकॉज उनको तो विजुअल स्टूडियो से दिखाना पड़ता है, वीबी है तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके सब चीज दिखाना पड़ता है वहाँ पे। तो फॉर दैट पर्पज है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ विंडोज का, अदरवाइज आई डोंट टच विंडोज, ठीक है, एकदम टच ही नहीं कर रहा हूँ उसको। मैं नॉर्मली इसी पे रहता हूँ और इसी पे काम कर रहा हूँ, और काफी कंफर्टेबल हो गए हम लोग एक्चुअली में, ठीक है, इसके साथ में, है ना। एंड हम्म। स्लोली एंड ग्रेजुअली अभी कुछ कुछ तो अजीब चीज हो रहा है, मतलब अजीब चीज क्या हो रहा है कि व्हेन वी आर टॉकिंग टू स्टूडेंट्स आल्सो, तो अब हम बात कर रहे हैं पैराडाइम्स का, कि हम लैंग्वेज नहीं सिखाएंगे, हम आपको पैराडाइम सिखाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये पीओपी में तो सिर्फ सी का ही डिस्कस करते हैं हम लोग नॉर्मली, बट वी आर एनकरेजिंग स्टूडेंट्स की अगर दूसरा भी कोई पीओपी हो तो आप यूज कीजिए, जैसे ये है पास्कल है, ठीक है, पुराने में सर, पुराना कल। में अगर करना है तो कर सकते हैं, बट ठीक है फोकस करेंगे हम लोग सी में, ठीक है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ओओपी पैराडाइम, तो ओओपी पैराडाइम में तो एक नहीं है, बहुत सारा है चीजें, ठीक है, देर सी प्लस प्लस, ठीक है, देर जावा है ना, ऐसे करके सी शार्प है हमारा, वीबी भी है, तो इतना सारा इस पे, तो हम लोग बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स को फोकस करो पैराडाइम्स पे। मैं अगर एक लैंग्वेज में एक चीज सिखा देता हूँ तो इट्स योर ड्यूटी टू ट्राई इट इन अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। खाली ट्रांसलेशन तो चाहिए हल्का सा, एक दो क्लास यस अगर सर। इस सबका दे दिया जाए, ठीक है, तो आपको ट्रांसलेशन कर लेंगे। तो अब यहाँ पे मेहनत स्टूडेंट्स का है, तो मैंने देखा जो स्टूडेंट्स मेहनत कर रहा है वो इनकॉर्पोरेट कर पा रहा है। इनफैक्ट एक दो स्टूडेंट तो ऐसा निकला जो खुद से पाइथन और पीएचपी भी कर लिया, यहाँ तक पहुंच गया वो करते करते, ठीक है। और उसको तो लगा कि एकदम आसान है सब चीज, बिकॉज उसको पॉइंट पता चल गया वहाँ पे, है ना, कि जो भी ओओपी का कॉन्सेप्ट है जो एक जगह हम ट्राई कर रहे हैं, द सेम कॉन्सेप्ट कैन बी ट्राइड इन ऑलमोस्ट एवरी प्लेस, यहाँ तक आप ट्राई कर सकते हैं उसको, ठीक है। बस खाली दो डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस हमको समझ लेना है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज लैंग्वेजेस। तो जैसे बेसिक अगर आपको पता चल गया, ठीक है, तो बाद में कभी भी अगर सीखना होगा तो वो डिफरेंसेस ही तो सीखना पड़ेगा ना आपको, यू डोंट हैव टू फोकस ऑन बेसिक अगेन, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा चीज है कि आपको पैराडाइम समझ में आना चालू हो जाएगा। तो देर आर टू मोर पैराडाइम्स जिसके ऊपर अभी काम ही नहीं होता है, काम ही नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो वन इज FUNCT एंड फंक्शनल पैराडाइम, द अदर वन इज लॉजिकल पैराडाइम, यस सर। ठीक है। तो ये सब पे भी अब धीरे धीरे हम लोग सोच रहे हैं काम करवाना चालू करना है। तो इसके लिए जैसे एफ शार्प का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, एंड इसके लिए वी कैन यूज लिस्प, ठीक है, और वी कैन यूज प्रोलॉग राइट नाउ। इनफैक्ट पाइथन का भी इस्तेमाल हो सकता है, बट पाइथन मोस्टली एमएल में ज्यादा इस्तेमाल होता है रादर देन लॉजिक प्रोग्रामिंग, है ना, ठीक है। हम्म। तो जो चीज के लिए जो बना हुआ है फिलहाल उसके साथ काम किया जा सकता है, और ये सब पैराडाइम्स पे फोकस करके हम लोग काम कराना चालू कर सकते हैं। तो दीज आर सब न्यू थिंग्स, ठीक है, जो हम लोगों ने निकाला हुआ है। तो लगता है मतलब ये सब चीज अगर इसके हिसाब से चलेंगे तो बच्चा का कॉन्सेप्ट ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, और ज्यादा चांसेस होगा कि वो सक्सेसफुल होगा, ये सक्सेस मिलेगा उसको, है ना। प्लस साथ साथ में जैसे आप पीओपी करते हैं तो सी के साथ में हमने हमेशा सोचा है कि सी एंड डेटा स्ट्रक्चर्स को एक साथ किया जाए, कि सी का कुछ कुछ फीचर्स सिखाते सिखाते हम मोस्टली डेटा स्ट्रक्चर को सिखा दें आपको, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे व्हेन यू आर टीचिंग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी, लिंक लिस्ट सिखाया जा सकता है वहाँ पे, ठीक है। सर्चिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स आप एरे में ही आप टच कर सकते हो सब चीजों को, और फिर आप बोल सकते हैं स्टूडेंट को भाई डेटा स्ट्रक्चर में भी आप ट्राई कर लो ये सब चीजों को, है ना। मतलब काम में ज्यादा आपको लगाना है, ठीक है, काम में ज्यादा अगर आपको लगाया जाएगा तो अच्छा रहेगा। देन वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, कि कोई भी चीज आप सीख रहे हैं यू शुड हैव अ प्रोजेक्ट फॉर दैट।
तो ऑब्वियसली ठीक है, तो धीरे धीरे करते करते जैसे टारगेट्स बढ़ते जा रहा है हमारा, तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हो सके नया 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 चीजों में ध्यान दिया जाए, ठीक है। फ्यू इयर्स बैक हम पाइथन सोच भी नहीं रहे थे हम लोग, ठीक है। इनफैक्ट पीएचपी सोचते नहीं थे, बिकॉज हम लोग एएसपी डॉट नेट पे चल रहे थे मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। जो चीज बना रहे थे एएसपी डॉट नेट पे बना रहे थे। तो अब देख रहे हैं हम लोग कि एएसपी डॉट नेट बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग पीएचपी, ठीक है। लेकिन वो जो पीएचपी करते हैं उसका लेवल एक छोटा सा है एकदम, ठीक है। जिस लेवल पे पीएचपी नॉर्मली लोग करते हैं इट्स वेरी स्मॉल, तो उसको एक हायर लेवल पे लेके जाना बहुत जरूरी है। जैसे कि जो पॉपुलर जो तरीका आजकल यूज हो रहा है जैसे एमवीसी, ठीक है। तो पीएचपी कीजिए, बट आप कोशिश कीजिए मॉडल व्यू कंट्रोलर लेवल पे कीजिए इसको, ठीक है। पाइथन कीजिए, तो पाइथन में भी जैसे अलग अलग फेजेस है, अगर इसमें वेब डेवलपमेंट आप करते हैं तो इसमें भी एमवीसी, ठीक है। पाइथन में एमवीटी भी होता है, मॉडल व्यू टेम्पलेट भी है, ठीक है। वो भी आप इम्प्लीमेंट करके देखिए, ठीक है, इम्प्लीमेंट दैट ऑल्सो, है ना। तो ये सब चीज पे फोकस करना बहुत जरूरी है। एंड कॉन्सेप्चुअली मतलब व्हाट इज दिस, अगर एक जगह समझ में आ गया तो आप इसको दूसरा जगह बिल्कुल लेके जा सकते हैं, ठीक है। कि जैसे एएसपी डॉट नेट में समझ में आ गया तो आप पीएचपी में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर ये एमवीटी आपको पाइथन में समझ में आ गया तो आप दूसरा जगह भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज फोकस करके चलना जरूरी है, इसलिए अभी डेटाबेस में बोल रहा हूँ थोड़ा सा थ्योरी पे ध्यान दीजिए, ठीक है। बिकॉज मेनी पीपल दे नो ओनली सिक्वल, बट फिर आप जब डेटाबेस बनाते हैं तो उतना अच्छा क्वालिटी का डेटाबेस नहीं बना पाते हैं। तो इट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ये जो थ्योरी कॉन्सेप्ट होता है उसका, जैसे ये जो मैंने लिखा। थियोरेटिकल कंसेप्ट। हाँ, तो ये जो डेटा जो थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर मैंने बोला, तो यहाँ बोला जाता है कि आपको डेटाबेस को 3 लेवल पे इंप्लीमेंट करना है। एक होता है एप्लीकेशन, एपीपीएलआईसीटीएन एप्लीकेशन, जिसको एक्सटर्नल व्यू भी बोला जाता है। तो इसमें वो व्यू होता है जो यूजर को दिखता है एक्चुअली में, ठीक है ना, इसको यूजर व्यू भी आप बुला सकते हैं। और ये यूजर व्यू जो होता है ये मल्टीपल होता है, ये एक से ज्यादा हो सकता है। अभी देखिए जैसे हमारे पास यहीं पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे काम करने के लिए हमारे पास में 2 मोड तो मिल ही जाता है ना। या तो आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में काम कर सकते हैं, या आप कमांड लाइन यूजर इंटरफेस में काम कर सकते हैं। जैसे ये जो मारिया डीबी मैंने भी यहाँ पे डाला हुआ है, तो उसको यूज करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कमांड लाइन में तो जा ही सकता हूँ, ठीक है। एट द सेम टाइम आप देखिएगा मैंने एक पीएचपी माई एडमिन करके यहाँ पे डाला हुआ है, जो आपने भी शायद डाला हुआ है ना। तो ये हो गया GUI टूल हो गया, जिससे कि हम लोग पीएचपी माई एडमिन को। सर पीएचपी में एडमिन अभी तक सर नहीं डाले शायद। अच्छा, तो इनिशियली डालिए भी मत, ज्यादा अच्छा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। ये उस समय के लिए ना जब आपको समय बचाना होगा, ठीक है, तब के लिए ये है, ठीक है। तो तब के लिए है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ग्राफिकल देखिए वही वही सब चीजें जो हम लोग यहाँ से करते हैं, ठीक है, वट एवर वी डू फ्रॉम कमांड लाइन, है ना। तो एम आई माई सिक्वल रूट, तो देखिए जो चीज आपको यहाँ दिख रहा है वही सेम चीज यहाँ दिख रहा है, देखिए, यस ठीक सर। है। तो एग्जैक्टली सेम चीज वी आर गेटिंग इन बोथ द प्लेसेस, ठीक है। ओनली द डिफरेंस इज शॉर्ट ऑर्डर में कुछ फर्क है। देखिए यहाँ पे QP2001 लास्ट में आ रहा है, यहाँ पे बीच में आ रहा है, इस तरह से ना, ठीक है। तो अब कोई सॉर्टिंग का दोनों का प्रायोरिटी अलग अलग होगा, उसके हिसाब से चीजें आ रहा है। जैसे यहाँ पे जो सिस्टम का डेटाबेस है वो नीचे में आ रहा है, देखिए, ठीक है। ये सब जो इन्फॉर्मेशन स्कीमा, माई सिक्वल परफॉर्मेंस स्कीमा, और माई सिक्वल अपना भी एक डेटाबेस क्रिएट करता है, ठीक है। तो वो देखिए वो यहाँ आ रहा है, बट यहाँ पे ये नॉर्मल सॉर्टिंग के हिसाब से आ रहा है, ठीक है। और एक ट्री व्यू टाइप का कुछ टूल ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ना, समथिंग लाइक अ सर ट्री आप व्यू। तो ये पीएचपी में एडमिन से आप तो मतलब गूगल पे डायरेक्ट वेब पे से यूज कर रहे हैं ना सर, इसका तो नहीं, तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। वेब पे ही यूज होता है नॉर्मली, ठीक है। अब जहां तक मुझे पता है तो वेब पे यूज होता है। इसको जब आप डाउनलोड कीजिएगा ना तो एक जिप फाइल आपको मिल जाएगा। तो वो जिप फाइल को आपको ये इसको, हालांकि इसमें तो ऐसा नहीं होगा, इसमें तो आप वो एपीटी से इसको इंस्टॉल करेंगे। तो आप एपीटी से जब इसको इंस्टॉल कीजिएगा तो ये आपका अपाचे में इसको होस्ट कर देता है, ठीक है। और आपको इसी तरह से यूज करना पड़ता है, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन स्लैश इंडेक्स ऐसे करके इसको यूज करना पड़ता है, ठीक है। अपाचे में होस्ट हो जाता है ये। और उसके बाद में ये विंडोज में अगर आपको इंस्टॉल करना होगा तो इसका जिप फाइल होता है, वो डाउनलोड कीजिए और उसको IIS पे होस्ट कर दीजिए, ठीक है। और फिर उसी तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। और ये भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है एक्चुअली में, ठीक है। ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है कि आप किसी DBMS का आप क्या बना रहे हैं, आप एक GUI बना रहे हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड प्रोजेक्ट एक्चुअली। तो ये पूरा का पूरा एक मतलब GUI जैसा डेटाबेस क्रिएट करना है तो आप डेटाबेस में जाइएगा, देखिए नया डेटाबेस आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर डेटाबेस में कुछ टेबल्स बनाना है, जैसे अकाउंट्स में मैं चला गया, यहाँ पे अगर आपको नया टेबल्स वगैरह बनाना है आप आराम से बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्रिएट टेबल का ऑप्शन नीचे में दे दिया।
आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। तो दिस विल हेल्प यू सेव टाइम, और बहुत चीज़ों का अगर आपको जैसे कमांड्स नहीं पता है, ठीक है, तो वो कमांड्स जानने में आपको मदद करेगा यहाँ पे। बट ये एडवाइजेबल नहीं है अभी, ठीक है। ये अच्छा है फॉर प्रोफेशनल डेवलपर्स कि उनका समय बच जाएगा। फॉर यू राइट नाउ दिस इज एडवाइजेबल। तभी तो मैं बोलूंगा इंस्टॉल नहीं किया आपने तो इंस्टॉल मत कीजिए इसको, ठीक है। बिकॉज फिर क्या होगा ना, बहुत सारा क्वेरीज आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। ओके तो कोशिश कीजिए कि पहले यहीं पे जितना हो सके उतना काम कर ले, कि आपको क्वेरीज वगैरह एकदम अच्छा समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी जो क्वेरीज किया आपने सिंपल लेवल का क्वेरीज ही किया है, तो आपको क्या आता है, यस सर आपको कुछ डीडीएल कमांड्स आता है, ठीक है। जैसे सीक्वल को हम सब सब लैंग्वेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। सीक्वल का कुछ कमांड्स है जिसको हम डीडीएल बुलाते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज बुलाते हैं हम लोग, है ना। तो जिसमें क्या क्या आता था, यस जिसमें सर क्रिएट आता था, और क्या क्या आता था, ऑल्टर, उसके यस बाद में सर ड्रॉप, उसके बाद रीनेम एंड ट्रंकेट, ट्रंकेट यस ठीक है। ये तो शायद ट्रंकेट आपने यूज नहीं किया होगा शायद, ठीक नहीं है सर अभी तक नहीं किया है सर ना। रीनेम भी अभी तक जरूरत नहीं पड़ा है डेटाबेस को रीनेम सब करने का। फिर अभी तक तो ड्रॉप सर यूज किया है शायद हमने, ये तीनों यूज किया है, क्रिएट ऑल्टर ड्रॉप शायद यस यूज सर किया है हमने अभी तक तीनों को, ठीक फर्स्ट है। 3 यूज किया सर हाँ, तो अब जैसे इनको यूज भी किया है बट वी डोंट नो देम प्रॉपरली एक्चुअली, ठीक है। तो हालांकि उतना बुक्स में रहता भी नहीं है, बट अगर आप ऑफिशियल मैनुअल कभी भी देखिएगा ना इनका, इफ यू चेक द ऑफिशियल यस मैनुअल, जैसे CREAT क्रिएट DATA BAC डेटाबेस माई सिक्वल, है ना, ऐसे करके लिखिएगा, तो जिसका ऑफिशियल आएगा जो ये आ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी सिंप्लीफाई किया है इन्होंने। हालांकि आप देखिए 8.0 या 5.7 का मैनुअल देखिएगा, किसी न किसी में पूरा का पूरा सिंटेक्स दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे लॉगिन करा दिया गया, और फिर क्रिएटिंग अ डेटाबेस, तो यहाँ पे सिंपल तरीका से दिया हुआ है, पूरा का पूरा सिंटेक्स नहीं बताया हमको, है ना। बट देयर इज अ पेज वेयर दे हैव शोन द एंटायर सिंटेक्स, ठीक है। ये वाला देखिए, ये जो आ रहा है क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट, तो वहां तो सिंपल तरीका से बोल दिया आपको कि मतलब आजकल के जमाने में एब्स्ट्रैक्शन चल रहा है उसका सबूत देखिए, ठीक। ये रेफरेंस मैनुअल आप देख रहे हैं कहाँ का, 5.7 का, ठीक है। बट द अदर रेफरेंस मैनुअल जो वो दूसरा रेफरेंस मैनुअल था वो 8 का था। मतलब अब चीजें छुपाया जा रहा है, मतलब लोगों को कॉम्प्लिकेटेड चीजें हमको लगता है पसंद नहीं आ रहा है, या जो यूजर लेवल है वो बदल गया है, ठीक है। उसकी वजह से देखिए यहाँ पे आपको बता दिया, ये 8 का नया वाला का यूजर मैनुअल है, जहाँ पे बता दिया गया इफ यू वांट टू क्रिएट एंड सेलेक्ट डेटाबेस हाउ कैन यू डू दैट, है ना। तो यस सर ये देखिए, ये इस तरह से आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे, तो ये तो हमने भी सिखाया आपको कि ऐसे करके क्रिएट करना है। बट दिस इज नॉट द एंटायर सिंटेक्स। एंटायर सिंटेक्स ये है कि जिसमें देखिए, ये या तो आप डेटाबेस लिख सकते हैं, आप स्कीमा भी लिख सकते हैं, उसको स्कीमा दूसरा शब्द हो गया इसके लिए, ठीक है। और फिर आप ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर एग्जिस्ट नहीं करता तब क्रिएट करेगा, है ना, तब क्रिएट करेगा, देखिए। और उसके बाद में डेटाबेस नेम, एंड देन देयर आर सम क्रिएट ऑप्शंस दैट यू कैन गिव। तो क्रिएट ऑप्शन में देखिए आप डिफॉल्ट दे सकते हैं, कैरेक्टर सेट दे सकते हैं, और कोलेट, मतलब अगर डिफॉल्ट लिखा तो डिफॉल्ट के बाद में आप कैरेक्टर सेट मेंशन कर सकते हैं और कोलेशन मेंशन कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो अगर आप ये सिंटेक्स आपको नहीं पता चलेगा तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि ये कैरेक्टर सेट क्या होता है और कोलेशन क्या होता है, ठीक है। यस तो आप अगर वो अभी हमने जो माई सिक्वल सॉरी PHP माई एडमिन देखा था, वहां पे देखिएगा डेटाबेस के साथ साथ में आपको बगल में एक लिखा रहता था कैरेक्टर सेट। तो ये जब हम डेटाबेस क्रिएट करने जाते हैं तो ये देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है दिस इज द कैरेक्टर सेट एक्चुअली, ठीक है। UTF-MD4 जनरल CI करके यहाँ क्लिक कीजिएगा तो दुनिया भर का आ रहा है, देखिए, ठीक है। हालांकि हमारे लिए कोई ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, बिकॉज जो इंग्लिश हम यूज करते हैं वो दिया हुआ यूज करें, तो हमारा कोई खास पैटर्न नहीं है, तो जो डिफॉल्ट है उसी पे हम लोग काम कर लेते हैं ना, जो भी डिफॉल्ट है। तो ये जो जनरल है हम इसी पे यूज करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, इसको। तो बट अगर बाहर बाहर के लिए आप बना रहे हैं, अगर आप एक प्रोफेशनल बन गए यहाँ पे, ठीक है, तो आपका रिक्वायरमेंट आ सकता है बाहर से कि नहीं हमको एक पर्टिकुलर कैरेक्टर सेट में बनाना है, तो उसके हिसाब से सब चीज को चेंज किया जा सकता है ना। तो ऐसे करके लेवल हमको बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे करके लेवल बढ़ाना पड़ेगा कि इनिशियली चल सकता है। इनिशियली हमने इस तरह से कर दिया, ठीक है, वी हैव क्रिएटेड आवर डेटाबेस लाइक दिस, बट देयर आर अदर ऑप्शंस टू बी नोन, है ना, बाकी का ऑप्शंस भी है जिसको हमको समझना पड़ेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो वही चीज स्टेप बाय स्टेप, बट स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे भी ट्रंकेट है, रिनेम है, ठीक है, ये सबको भी ट्राई करके हमको देखना पड़ेगा। देन इनमें भी बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे क्रिएट टेबल किया हमने तो बहुत कम ऑप्शन के साथ पे किया। अगेन जस्ट लाइक दिस, अगर आप क्रिएट टेबल को ट्राई कीजिएगा यहाँ पे, आप देखिए शायद सबसे बड़ा स्टेटमेंट इसी का होता है। तो इसका भी 5.7 का मैनुअल अगर मिल जाता तो अच्छा रहता था, ऐसे दोनों को लोग लिख ज्यादा लेते हैं। सर W3 स्कूल को रेफर कर रहे हैं सर हाँ, तो वो अच्छा भी देखिए बिगनर्स के लिए, मैंने बोला ना, देखिए लेवल होता है फॉर बिगनर्स, दिस इज गुड, वेरी गुड एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज एग्जाम्पल भी दे देता है आपको, ठीक है। बट एडवांस यूजर के लिए सही नहीं है ना।
अगर आपको सीरियसली एडवांस यूजर बनना है तो फिर सही नहीं है। अब आप डिसाइड कीजिए क्या करना है ना। क्योंकि यस सर। देखिए, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक हॉबी की तरह भी लोग लेके चलते हैं। देयर आर पीपल जो प्रोफेशनल नहीं है इसमें, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, वो इसको लेके चल रहे हैं। तो हमको तो उस कैटेगरी में नहीं जाना है। हम लोग सिर्फ यस हॉबीज सर। थोड़ी ना है, हम लोग प्रोफेशनल बनना है हम लोग को इसमें, है ना, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू सी टू इट। तो अब देखिए क्रिएट टेबल का ये देखिए, ये पूरा का पूरा सिंटेक्स ये है, मतलब ये वाला जो दिखा रहा है यहाँ पे, ये वाला है। तो ये दो तीन तरीका से भी दिखा रहा है आपको कि ऐसे करके हो सकता है, ऐसे करके हो सकता है, ठीक है। तो आप टेबल बना सकते हैं, आप टेम्पररी टेबल भी बना सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो अब टेम्पररी टेबल का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना पड़ेगा आपको। फिर से इफ नॉट एग्जिस्ट यहाँ पे भी आ गया, टेबल नेम। लाइक आप चाहने से एक पुराना टेबल को कॉपी कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं, तो उसके लिए लाइक है, देखिए यहाँ पे, है ना, ठीक है। यस सर। उसके बाद में जो कॉलम का नेम का डेफिनेशन आता है बाद में, ठीक है, ये जो क्रिएट डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसमें कॉलम का, तो आप इसमें ये सब चीजें यूज कर सकते हैं। उसको इंडेक्स बना सकते हैं आप, की बना सकते हैं, ठीक है ना। इंडेक्स का नाम आप दे सकते हैं, की का नाम दे सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद में और भी देखिए, और भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे दुनिया भर का, है ना, ठीक है। कॉन्स्ट्रेंट्स आप डाल सकते हैं वहाँ पे, जो हम लोग डालते हैं कभी कभी, प्राइमरी की, ठीक है, यूनिक इंडेक्स की, ठीक है, फॉरेन की, ये सब डाला जा सकता है। उसके बाद में और भी देखिए यहाँ पे और ऑप्शन आ रहा है, विजिबल, इनविजिबल, ऑटो इंक्रीमेंट, यूनिक, है ना, कोलेट, यस सर। और दुनिया भर का, ठीक है। तो बहुत चीज के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको और भी चीजें पढ़ के आना पड़ेगा, थ्योरी, तब समझ में आएगा ये सब चीजें। जैसे व्हाट इज कोलेशन, तो ये कोलेशन को आपको समझना पड़ेगा क्या चीज होता है बोल के ना, ठीक है। फिर यहाँ पे कमेंट भी आ रहा है, आप चाहने से कुछ कमेंट भी मेंशन कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर में, टेबल के अंदर में ना, लाइक दैट। डेटा टाइप में भी दुनिया भर का चीजें आ रहा है, देखिए, ठीक है। ये देखिए डेटा टाइप में, डेटा टाइप के लिए तो बोल रहा है चैप्टर 11, देखिए वहाँ पे सारा का सारा आपको डेटा टाइप मिल जाएगा, है ना। इंडेक्स का भी ऑप्शन आ रहा है, देखिए। चेक कॉन्स्टेंट के लिए भी अलग ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। रेफरेंस डेफिनेशन के लिए भी अलग अलग ऑप्शन आ रहा है। तो इतना सारा चीजें, इनफैक्ट देखिए एनक्रिप्शन भी आप कर सकते हैं उसी के अंदर में, देखिए, ठीक है। अगर किसी कॉलम को एनक्रिप्ट करना है तो वो चीज यहाँ पे भी किया जा सकता है। इनफैक्ट कहीं पे दिया होगा कि एनक्रिप्शन का एल्गोरिथम भी क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, वो भी मेंशन किया जा सकता है। तो देखिए दुनिया भर का चीज है ना, दिया हुआ है। ये देखिए, और ये पार्टीशनिंग जो है, ये थोड़ा थोड़ा ये डिस्ट्रीब्यूटेड में इसका रोल है, ठीक है, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड में इसका रोल है पार्टीशनिंग का। देखिए पार्टीशनिंग, सब पार्टीशनिंग, ठीक है, ऐसे करके दिया हुआ है। तो एक्चुअली में जिसको सही मायना में आएगा, ठीक है, उसको ये सब चीजें आना चाहिए। हम लोग को भी नहीं आता है पूरा का पूरा हम लोग को भी नहीं आता है, कभी सीखा भी होगा तो भूल गए, बिकॉज ये हम लोग ने कभी ये सब पे काम ही नहीं किया, ना डिस्कस करने का मौका मिल रहा है स्टूडेंट्स के साथ में, ठीक है, दैट इज वाई ये सब नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए रीडिंग थ्योरी समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये सब जिसको पढ़िए तो बहुत अच्छा रहेगा, और प्रैक्टिस भी उस लेवल पे करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट थिंग इज प्रोजेक्ट। यस सर, प्रोजेक्ट अभी लीजिए, जोर कर कभी ली। ना कभी, कभी ना कभी ये सब चीज आते रहेगा वहाँ पे, ठीक है, आते रहेगा ये सब चीजें। जितना बड़ा लेवल का प्रोजेक्ट कीजिएगा उतना ज्यादा ये सब के साथ में आप इंटरेक्ट कीजिएगा, है ना, अच्छा। ठीक है। तो इसीलिए अपना प्रोजेक्ट को छोटा नहीं आंकना चाहिए, उसको एक लेवल पे क्रिएट करना चाहिए ना। हम्म। चलिए सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट डीएमएल, तो डीएमएल में हमने इंसर्ट तो यूज किया ही, ठीक है। इंसर्ट का भी फिर दुनिया अपडेट। भर, हाँ, अपडेट है, फिर डिलीट है। तो दीज आर द थ्री डीएमएल कमांड्स, तो ये तीनों को तो हम यूज करते ही हमेशा, है ना। देन देयर इज डीक्यूएल। तो डीक्यूएल में क्या होता है, सिर्फ सेलेक्ट, एंड सेलेक्ट इज द मोस्ट पावरफुल कमांड मेरे ख्याल से, है ना। इसीलिए यस पहले सर, बहुत हम लोग जब अच्छे से यूज पढ़ते थे तो करते हैं। इसको यहाँ पढ़ा दिया जाता था इसी में, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ द बुक्स होता था उस जमाना में, यहीं पे डीएमएल में इसको पढ़ा दिया जाता था। पर लेटर ऑन एक इसके लिए कैटेगरी ही डिवाइस किया गया, ठीक है, सेलेक्ट के लिए कैटेगरी डिवाइस किया गया। तो काफी पावरफुल कमांड है ये। उसके बाद में फिर हमारे पास में एक आता है, ये ट्रांजेक्शन कंट्रोल के लिए भी आता है, चल सब लास्ट में लिखेंगे उसको। एक आता है डेटा कंट्रोल भी आता है, डीसीएल। यस सर। तो इसमें क्या आता है, इसमें ग्रांट, रिवोक, ये शायद हमने यूज किया था जब यूजर क्रिएट किया था हमने तब, ठीक है। ग्रांट तो हमने यूज किया था, ग्रांट परमिशन दिया था हमने यूजर को एक पर्टिकुलर डेटाबेस पे ना, बट रिवोक हमने यूज नहीं किया है। रिवोक यूज करके देखना होगा, है ना, ठीक है। तो इस तरह से देन यू हैव टीसीएल। टीसीएल का मतलब होता है ट्रांजेक्शन कंट्रोल।
तो यहाँ पे इस तरह का कमांड्स आता है, कमिट, रोल बैक। स्पेशली ऑरेकल से डेटाबेस में ज्यादा यूज होता है ये, ठीक है। तो ये सब चीजें, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ ट्रांजेक्शन फर्स्ट, है ना, ये ट्रांजेक्शन होता क्या है वो हमको समझना पड़ेगा। फिर यस और भी लो लेवल पे कुछ होता है जो नॉर्मली डेटाबेस पे इंप्लीमेंट नहीं होता है, जैसे एसडीएल भी होता है। तो ये एसडीएल बुक्स पढ़िएगा तब मिलेगा। एसडीएल का मतलब होता है स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादातर आपको माई सिक्वल का बुक्स वगैरह में नहीं लिखा होगा। जैसे कोई भी डेटाबेस है ना, अपने अंदर में फाइल को स्टोर करने के कुछ पैटर्न्स यूज करता है, ठीक है। जैसे माई सिक्वल में क्या होता है, माई सिक्वल में यूज होता है आईएसएम, ठीक है, या इनोडीबी, ठीक है, दोनों में से कोई इस्तेमाल होता है। आईएसएम इज जनरल, ये बहुत डेटाबेसेस यूज करता है इसको। इसका फुल फॉर्म होता है इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। सो ये दोनों होता कैसा है, ISAML ये InnoDB? फाइल को एक्सेस करने का मेथड होता है, ये कि फाइल को कैसे करके हम लोग एक्सेस करेंगे या उसको स्टोर कैसे करेंगे, है ना। जैसे ये कुछ कुछ डेटा स्ट्रक्चर रिलेटेड टॉपिक है, कि डेटा स्ट्रक्चर में जैसे आप इंफॉर्मेशन को लिंक लिस्ट के रूप में स्टोर कर सकते हैं, स्टैक के रूप में कर सकते हैं, ट्री के रूप में कर सकते हैं, ग्राफ के रूप में कर सकते हैं ना, अलग अलग टाइप से। तो यस उसी तरह से यहाँ पे भी है कि फाइल को किस तरह से स्टोर किया जाए कि इजिली एक्सेसिबल हो। तो उसमें ये तरीका सुझाया गया है हम लोग को। और भी होता है, पुराना होता है VSAM और दुनिया भर का होता है, तो बट ये दो पॉपुलर है। तो जैसे एक है ISAM जो लगभग लगभग सारा डेटाबेसेस यूज करती है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म यही है, ये यस इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस, ACCESS एक्सेस मेथड। तो बट माई सिक्वल में स्पेसिफिकली इसको माई ISM बोला जाता है, ठीक है, इसका नाम ये है, ठीक है। और InnoDB भी एक तरह का फाइल एक्सेस मेथड है जो कि इनका अपना बनाया हुआ है। माई सिक्वल वालों ने अपना से बनाया हुआ है इसको, InnoDB को, है ना। अब बाय डिफॉल्ट यस InnoDB ही यूज होता है। तो अगर आपको माई माई ISM के बारे में पता है, आपको उसका यूजफुलनेस मालूम है और आपको उसी पैटर्न में अगर चाहिए होता है, तो आप ये सब चीज चेंज कर सकते हैं चाहने से, है ना। तो इसको कभी कभी स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज बोला जाता है। हालांकि यहाँ पे हम लोग इसको SDL में नहीं डालेंगे, इसको DDL में डालेंगे। ये ऑप्शन भी आप क्रिएट डेटाबेस या क्रिएट टेबल के टाइम में स्पेसिफाई कर सकते हैं सब चीजें, ठीक है। या जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं एक्चुअली में, ठीक है, उस समय में ये पूछा जाता है कि आपका डिफॉल्ट इंजन कौन सा चाहिए आपको, ठीक है, InnoDB चाहिए या ISM चाहिए। जब माई सिक्वल इंस्टॉल करते हैं उस समय में पूछा जाता है ये चीज, है ना। तो उस समय डिसाइड हम कर सकते हैं दोनों में से क्या डिफॉल्ट इंजन हम रखेंगे। इसको बाद में कभी भी चेंज किया जा सकता है, ठीक है, बाद में कभी भी चेंज किया जा सकता है। बट ये तब तक आप छेड़छाड़ मत कीजिए या नहीं करना चाहिए जब तक इसके बारे में पता ही नहीं होगा आपको कि क्या यूजफुलनेस है, नहीं है, ठीक है ना। तो टेक्निकली या थियोरेटिकली जब तक इसके बारे में नहीं पता चलेगा तो आप कैसे करके इस पे काम कीजिएगा, ठीक है। दैट इज वाई यस थियोरेटिकली अंडरस्टैंडिंग दीस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो देखिए अभी थोड़ा सा डिस्कशन हमने किया डेटाबेस का, लेकिन उसमें कितना कुछ निकल के आ गया है। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये 20-20 साल पुराना चीज है, ये आज का चीजें नहीं है। ये मोर देन 20 इयर्स बैक से लोग यूज कर रहे हैं सब चीजों को, ठीक है। ये जो पार्टीशन पार्टीशन करके अभी दिखा रहा था वहां पे, पार्टीशन में पढ़ाया करता था पहले ओरेकल में। ये तो बहुत साल हो गया, छूट भी गया, मैं प्रैक्टिस में भी नहीं हूँ इसमें। ये जो टेबल पार्टीशनिंग होता है, ये टेबल पार्टीशनिंग हम यस इसलिए करते हैं ना कि अगर एक ही टेबल का टुकड़ा बना के आप अलग अलग जगह स्टोर करते हैं, मतलब यही से डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो अगर आप एक ही यस टेबल का 2-3 टुकड़ा बना कर रखते हैं तो क्या होता है, इससे थोड़ा सा स्पीड मिलता है, थोड़ा सा परफॉर्मेंस मिलता है, ठीक है। कैसे परफॉर्मेंस मिलता है, देखिए मैंने ये सब चीज लाइव देखा हुआ है, ठीक है। तो ऑरेकल इस समय तो लाइव नहीं देखा है, मैंने लाइव देखा है इसको टैली में। कैसे लाइव देखा टैली में, हमारा जो इंस्टीट्यूट था वहाँ पे टैली एकेडमी भी चलता था एक्चुअली में, ठीक है। तो टैली एकेडमी एक जमाना में ऑथराइज टैली का ट्रेनिंग पार्टनर्स हुआ करता था। देखिए कोई भी कंपनी है ना, तो वो चाहती है कि मल्टीपल फेजेस बनाए जिससे कि कमाया जा सके, ठीक है, पैसा कमाया जा सके। तो जैसे स्पेशली जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना एकेडमी वगैरह बनाया हुआ था, ठीक है। तो बट उसका कोई खास चला नहीं। उस तरह से आप देखिएगा ओरेकल का यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ओरेकल यूनिवर्सिटी है ना, उसका ओरेकल यूनिवर्सिटी प्रेस भी है, ठीक है, ओरेकल यूनिवर्सिटी है। तो है ना, तो दे डेवलप कोर्सेज, ठीक है। और उसके बाद में आपको अगर ओरेकल में एडवांस लेवल का कुछ कोर्सेज करना है तो आप यहाँ से जाके ये सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव आई थिंक फ्रॉम हियर, है ना, हमारे लिए खास करके डॉलर्स में रहता है, तो काफी एक्सपेंसिव हो जाता है ये सब चीजें, ठीक है। बट ऑब्वियसली जो इनका जो आपको क्वालिटी मिलेगा वो बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ऐसे करके तो ये ओरेकल यूनिवर्सिटी भी है, ओरेकल यूनिवर्सिटी प्रेस भी है।
ये देखिए ना, तो अभी तो मैग्रो हिल के साथ दिखा रहा है कि साथ में काम कर रहा है ना। तो इनका सब मतलब जो किताब उताब भी आता है इसका ऑरेकल का, तो ये इसी ऑरेकल प्रेस से छप के आता है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो ऑल दिस कंपनीज, जितना भी कंपनी है सब, तो ये लोग चाहता है, जैसे आईबीएम ने भी एक ट्रेडिंग सेंटर निकाला था आईबीएम एस के नाम से, तो ये वही जगह है जहाँ पे ये होता था, आईबीएम डीबी2 का ये होता था, पढ़ाई ये सब होता था, ठीक है। तो एस के नाम से तो ऐप भी दिखा रहा है, ठीक है। तो आईबीएम ऐप एस सेंटर्स, नॉलेज सेंटर, तो अभी तो उसका नहीं दिखा रहा है, शायद कंप्लीटली बंद हो गया। पर जब हम लोग काम करते थे तो इस तरह का होता था, आईबीएम एस का सेंटर था जहाँ पे आईबीएम का डीबी2 सिखाया जाता था, है ना। वो एक यस ऐसा सर। डेटाबेस है जो पॉपुलर है, लेकिन मैंने अभी तक उसको यूज नहीं किया बिकॉज उसको डाउनलोड नहीं कर पाते थे हम लोग, है ना। अभी स्थिति क्या है पता नहीं, ठीक है। डाउनलोड आईबीएम डीबी2, तो ये देखिए ना, डाउनलोड से ट्रायल्स है, तो इसका ज्यादातर ट्रायल्स आता है, ठीक है, जो कुछ दिन में खत्म हो जाता है। तो मेरे ख्याल से अभी भी वही है, ऑपरेशनल डेटाबेस है जो भी है वो ट्रायल ही आएगा अभी, क्योंकि ये लोग बेचता है नॉर्मली, डायरेक्टली क्लाइंट तक पहुंचाता है सॉल्यूशंस को, ठीक है, इसलिए इसका डाउनलोड जल्दी से नहीं हो पाता है ना। तो ये एक डेटाबेस है जो मैंने कभी टच भी नहीं किया, देखा भी नहीं, बिकॉज इसका डाउनलोड नहीं हो पाता था, है ना, इसीलिए। और आईबीएम सीधे सीधे क्लाइंट के पास में ले जाके सॉल्यूशन डिलीवर करता है, वेबसाइट से नॉर्मली आप डाउनलोड वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। इसका सपोर्ट बहुत स्ट्रॉग है और ना। लर्निंग पर्पस के लिए नहीं है सर वो, नहीं मतलब रखा है, पता नहीं क्यों नहीं रखा हुआ पर्पस। है, अभी तक कुछ मिल नहीं रहा है ना इस तरह का। ये तो वो भी कभी दिखाते थे हम लोग, वो भी इंस्टॉल करते थे, जैसे ओरेकल का है, या ओरेकल का भी जो वर्जन है वो अच्छा नहीं होता ये सिखाने के लिए, इसलिए मैं भी ओरेकल के साथ में काम ही नहीं कर रहा हूँ अभी, है ना। उसका जो एक्सप्रेस एडिशन है बहुत अच्छा नहीं सिखाने के लिए, जितना अच्छा हमारा माई सिक्वल है, या जितना अच्छा इवन सिक्वल सर्वर भी ठीक ठाक है, वो भी चल जाता है, ठीक है। बट द बेस्ट इज माई सिक्वल, माई सिक्वल हमारे भी दोनों से भी है, तो वो सबसे बेस्ट है सिखाने के लिए, है ना। यस ऑरेकल में भी बहुत सारा कमी है एक्चुअली में, बहुत सारा कमी है जो हम मतलब स्पेशली बिगिनर्स को नहीं बता सकते। एक बार आप सीख जाएंगे तो फिर उसके बाद में डिस्कस हो सकता है, बट फॉर बिगिनर्स इट इज नॉट, है ना, पॉसिबल वहाँ पे। तो वही जब हम टैली एकेडमी में हम लोग, टैली एकेडमी था हमारा, तो टैली एकेडमी हमको प्रेशराइज करता था कि आप टैली में भी अपना रिकॉर्ड रखें, जबकि हमारे पास में ऑलरेडी हमारा एक सॉफ्टवेयर था, ठीक है, जिसका नाम था क्रक्स, हम लोग क्रक्स में अपना डेटा रखते थे। ये इन हाउस डेवलप सॉफ्टवेयर था, खुद से हम लोग ने मिल के, इनफैक्ट लीड डेवलपर वही था उसमें, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर है जिसने मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिखाया एक्चुअली में, तो इसका एक छोटा सा कॉपी मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ, और कभी दिखाऊंगा ये भी आपको, है ना, ठीक है। छोटा सा वर्जन था जो लगभग हमने 2005-6 में बनाया हुआ था, 15 years बैक, है ना। और जब तक वो इंस्टीट्यूट चला जहाँ पे ये लगा हुआ था तब तक इसका इस्तेमाल किया, तो अभी तो बंद हो गया, बिकॉज आजकल इस तरह के इंस्टीट्यूट में प्रॉफिट कम हो गया है, क्योंकि सब कॉलेज लेवल पे ही सीख लेते हैं सारा चीजें, और उतना पैसा कोई पे नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो ये लोग का फीस बहुत हाई रहता था एक्चुअली में, तो इसीलिए बाद में प्रॉफिटेबल नहीं रहा, तो ये लोग ने बंद कर दिया इंस्टीट्यूट को। तो इधर ही 2 साल 3 साल पहले हुआ है, ये बहुत ट्राई किया उन्होंने चलाने का, बट बंद हो गया फिर। तो जब तक चला तब तक पूरा डेटा इसी में रहता था, क्रक्स में रहता था सारा डेटा, है ना। तो बट टैली एम्फसाइज करता था कि नहीं आप लोग भी टैली भी यूज कीजिए, ठीक है। तो चलिए अकाउंटिंग नीड्स के लिए हम लोग यूज करते, तो कुछ डेटा यहाँ से खींच के हम लोग टैली में ले जाते थे एक्चुअली, ठीक है, उस तरह का इंटरफेस हमने बना दिया था, ठीक है। तो अभी टैली को मैंने देखा था, जब धीरे धीरे आप डेटा इसके अंदर डालते जाएंगे ना, इसका रिस्पॉन्स स्लो हो जाता था, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, टैली है मेरे पास में इंस्टॉल्ड, तो अभी आप देखिएगा रिस्पॉन्स काफी फास्ट रहता है इनिशियली, ठीक है। जब टैली में डेटा नहीं रहता है तो द रिस्पॉन्स इज वेरी फास्ट, बट जैसे उसमें डेटा जमा होते जाता है उसका रिस्पॉन्स एकदम स्लो होते जाता है। तो ये होगा किसी भी सिस्टम के साथ में, ऐसा होगा एनी सिस्टम, ठीक है, विल हैव दिस प्रॉब्लम। देखिए ये आ गया, तो टैली ने भी एक एजुकेशनल मोड दिया हुआ है सीखने के लिए, है ना। तो मान लीजिए किसी को भी मैंने ओपन कर लिया, तो देखिए जैसे अभी कोई भी ऑप्शंस में जाता हूँ, जैसे मैं यहाँ चला गया तो क्विकली आ जाता है, ठीक है। अगेन इफ आई गो हियर, मेन स्लोनेस कहाँ था, यहाँ पे आता था। अगर मैं जैसे लेजर में चला गया, मैं अगर देखना चाहता हूँ पुराना वाला को, देखिए ना इस तरह से किसी को, तो ये जो स्क्रीन होता था ये बहुत लेट से आता था, ठीक है, बहुत लेट से आता था स्क्रीन, है ना। और फिर उसके बाद जब इस पे एंटर कीजिएगा अगेन इट टेक टाइम टू कम, है ना, इस तरह से। फिर जब मैं मान लीजिए यहाँ पे आता था किसी का, मुझे बैलेंस वगैरह देखना है क्या बैलेंस है, तो हम लोग को यहाँ आना पड़ता था अकाउंट्स बुक्स में, ठीक है, लेजर में। इस तरह से मान लीजिए कोई पार्टी है यहाँ पे, है ना, तो A to Z जैसे शुरू में ही, तो एक तो ये लिस्ट आने में टाइम लगता था, और फिर जब ये एंटर करते थे तो कम से कम 1 से 2 मिनट रुकना पड़ता, तब जाके ये लिस्ट आता था। देखिए अभी कितना फास्ट फास्ट आ रहा है चीजें, है ना, ठीक है, तब ये आता था। और उस जमाना के हिसाब से तो
मतलब कंप्यूटर्स में रैम कम होता था, 256 MB रैम होता था, बट फिर उसके हिसाब से टैली भी उस समय में बहुत फास्ट था एक्चुअली, ठीक है। मतलब सब चीज का कॉन्फ़िगरेशन लो था ना, तो जब आपका डेटा नहीं रहेगा तो बिल्कुल ऐसे ही काम करता था, खाली बटन प्रेस कीजिए आपके सामने में आ जाता था, है ना। लेकिन विद डेटा बहुत स्लो एंड स्लगिश हो जाता था। तो टैली ने भी एक फीचर दिया हुआ है हमको यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो टैली ने एक फीचर दिया हुआ है कि अगर आपके पास डेटा बहुत ज्यादा हो जाता है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्प्लिट योर कंपनी डेटा। मतलब पुराना डेटा को हटा दीजिए, ठीक है। जैसे हमारे पास में जो वो हमने जो डेटा रखा हुआ था वो 5 साल से ऊपर का डेटा उसमें रखा हुआ था, ठीक है, टैली के अंदर में। तो अब जैसे नॉर्मली 5 साल पुराने डेटा का तो जरूरत नहीं पड़ता है, करंट ईयर का ही ज्यादा जरूरत पड़ता है ना। तो हम्म, फिर हम लोग ने भी इसी फैसिलिटी का इस्तेमाल किया और हमने पुराना डेटा को हटा दिया, मतलब लास्ट ईयर और उससे पहले का जितना डेटा है सबको हटा दिया, और सिर्फ करंट ईयर का डेटा हमने यहाँ पे रखा। तो इससे क्या हुआ, फिर से रेस्पॉन्स फास्ट हो गया, ठीक है। तो स्प्लिट करना पड़ा, ठीक है, मतलब पार्टीशन करना पड़ा। तो एग्जैक्टली यही एडवांटेज आपको मिलेगा जब आप पार्टीशन करते हैं उसमें, डेटाबेस में अगर पार्टीशन करिएगा तो ये एडवांटेज आपको मिलेगा, ठीक है, कि वो सेम टेबल अलग अलग पार्ट्स में स्टोर रहेगा, ठीक है। तो जिसको जो चाहिए होगा, जैसे अभी क्या होता था कुछ दिन पहले का मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जब हम लोग जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी का भी सेंटर हुआ करता था। तो सिक्किम मणिपाल के पास में एक सॉफ्टवेयर था जिसको वो लोग माई जोन करके कॉल करते थे सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर था इसमें स्टूडेंट का एडमिशन, इंक्वायरी, सारा चीज फीड किया जाता था इसके अंदर में। तो अब देखिए ऐसा ऐसा सेंटर मणिपाल का चार चार सेंटर मुजफ्फरपुर में था, ठीक है। 4 सेंटर्स इन मुजफ्फरपुर, सोचिए, तो एक छोटा सा सिटी में 4 सेंटर था। पटना में लगभग मेरे ख्याल से 5-6 सेंटर था, ठीक है। बिहार में नहीं भी होगा तो मेरे ख्याल से मोर देन 30 सेंटर्स हो गए बिहार में, ठीक है। लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में इसका सेंटर हुआ करता था। तो मेनली मुजफ्फरपुर पटना में ज्यादा था, ठीक है। एक सेंटर हाजीपुर में था, ठीक है, एक सेंटर दरभंगा में होगा, लेकिन मुजफ्फरपुर में 4 था, पटना में 4-5 से ऊपर ही था, ठीक है। तो मान लीजिए 20 सेंटर्स इन अ स्टेट, है ना। और ये अगर यस, बात कीजिएगा बड़ा बड़ा ये क्या बोलते हैं स्टेट्स का, जैसे मुंबई, अगर अगर सिटी का बात किया जाए तो मोस्ट प्रोबब्ली 10 से ऊपर सेंटर होगा वहाँ पे, क्योंकि बड़ा जगह है, ठीक है, इसीलिए। तो नहीं भी तो मेरे ख्याल से मोर देन, ठीक है, मोर देन इसका कम से कम 300-400 सेंटर से 500 सेंटर्स भारत में हो गए, उससे ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम्म, जैसे उस समय में जो हमको डेटा मिलता था तो मोर देन 1000 सेंटर्स वे देयर इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली। तो अब देखिए ये जो 1000 सेंटर, अगर इसका डेटा एक ही जगह रख दिया जाएगा, ठीक है, और हर एक सेंटर में एक ड्राइव में कम से कम 300 400 500 बच्चा होता था, ठीक है। हमारे पास में 500 के लगभग बच्चा होता था, मतलब साल भर में अगर बात किया जाए तो 2000 बच्चा हमारे पास में एट एनी टाइम है, 2000 स्टूडेंट्स। तो अब यस देखिए सर। जब ये दोनों फिगर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पूरा यूनिवर्सिटी के साथ में पास में कितना बच्चा हो गया। तो इट्स अ ह्यूज नंबर एक्चुअली, है ना। तो 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है, इतना है। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 10 लाख बच्चा एक बार भी यूनिवर्सिटी में रहता है, उसमें से कुछ पास होगा फिर आएगा, फिर पास होगा फिर आएगा, तो एवरेज में मतलब एक समय में इतना बच्चा। अब अगर मान लीजिए मैंने ये सारा को एक जगह रखा हुआ है और क्वेरी करना पड़ रहा है उसी टेबल से, ठीक है, और यहाँ पे साइमल्टेनियस क्वेरी भी होगा, बिकॉज जगह जगह से ये क्या नाम है इंस्टीट्यूट्स क्वेरी करेंगे, इवन स्टूडेंट्स डायरेक्ट भी क्वेरी कर सकते थे अपना रिकॉर्ड को, है ना, इसके थ्रू। तो इतना सारा अगर क्वेरीज आएगा तो वहाँ तो अननेसेसरी प्रेशर होगा, सबसे पहले तो, है ना। और उसके बाद में दूसरा प्रॉब्लम क्या आएगा कि इतना सारा डेटा में सर्च करने में तो समय लगेगा, ठीक है, सर्च करने में बहुत समय लगेगा आपको। तो दैट इज वाई ये लोग भी क्या करता होगा, ये लोग भी टेबल को अपना पार्टीशन करके रखता होगा, ठीक है। मे बी ये पार्टीशन ये लोग सेंटर वाइज करता होगा, ठीक है, कि सेंटर अपना ही डेटा को सिर्फ करे तो उससे सिक्योरिटी भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली, कि सेंटर को बस उतना ही डेटा पे हम परमिशन देंगे, उतना ही पे वो काम करेगा, दूसरा पे वो काम नहीं कर पाएगा, है ना। उसके बाद में एक ये एफिशिएंसी आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा कि ये वो क्या होगा, मतलब जल्दी जल्दी आपको रिकॉर्ड्स मिल जाएगा, देखिए, ठीक है। तो जब बड़ा सिस्टम आप डिजाइन करते हैं तो दीज थिंग्स विल बी रिक्वायर्ड, रिमेंबर, ठीक है, ये सब चीज काम में आएगा। और हम लोग के साथ में थोड़ा सा ये हो गया कि अब एक्सपीरियंस हम लोग कैरी कर रहे हैं, कि जैसे मैंने बताया ना टैली वाला, तो मैंने तो लाइव एक्सपेरिमेंट किया वो सब चीजें, ठीक है। प्लस मैं एंटीवायरस के हमेशा अगेंस्ट में रहता हूँ, ठीक है। एंटीवायरस यस, बहुत खराब चीज होता है एक्चुअली में, स्पेशली जब नेटवर्क में आप काम करते हैं। आप देखिएगा ये जो टैली होता है ना, इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्रिएट कंपनी बोलते हैं, अभी तो मैंने बंद कर दिया उसको। तो एक प्रोसेस रहता है जिसको क्रिएट कंपनी बोला जाता है, ठीक है। मतलब जब आपको डेटा एंट्री स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको इसी स्टेप से स्टार्ट करना पड़ता है, क्रिएट कंपनी से। तो जब आप क्रिएट कंपनी करेंगे तो क्या होता है कि कुछ फोल्डर्स वगैरह क्रिएट हो जाता है, जैसे हम लोग कैसे डॉट नेट में प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं तो एक फोल्डर बन जाता है, उसके अंदर कुछ फाइल्स क्रिएट हो जाता है, ठीक है।
वैसे करके जब आप क्रिएट कंपनी करेंगे तो आपका डेटाबेस क्रिएट होता है एक्चुअली में, ठीक है, आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाता है, मतलब एक फाइल सिस्टम क्रिएट हो जाता है जिसके अंदर आपका डेटा जाके स्टोर होगा, है ना, ठीक है, उस तरह से। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये अगर एंटीवायरस चालू होगा ना, बहुत स्लो होता था, ये बहुत स्लो, और स्पेशली नेटवर्क में तो और ज्यादा स्लो होता था, ठीक है, बिकॉज हमने इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा था कि स्टूडेंट भी अपना डेटा नेटवर्क में रखेगा, किसी सेंट्रलाइज सर्वर में रखेगा, ताकि वो हमारे इंस्टीट्यूट का किसी भी कंप्यूटर में बैठ के अपना डेटा निकाल सके, ठीक है। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट भी हमने करके रखा हुआ था। तो इसके लिए क्या होता था, वो नेटवर्क में जाना है, अब एंटीवायरस चालू रहता था, तो क्या होता था कि ये प्रोसेस इतना स्लो होता था, कुछ बोलने लायक नहीं। फिर हमने काफी दिमाग लगाया, दिमाग लगाने के बाद में पता चला कि इट्स द एंटीवायरस, ठीक है, जो ये प्रॉब्लम कर रहा है। एक तो नेटवर्क ऐसे स्लो होता था, मतलब एक आप अपना डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज कीजिए और नेटवर्क यूज कीजिए, ठीक है, दोनों में तो डिफरेंस आएगा ही आएगा, ठीक है। तो नेटवर्क ऐसे स्लो रहता था, बट ज्यादा स्लोनेस जो होता था वो एंटीवायरस के कारण होता था। एंटीवायरस एक एक डेटा जो जा रहा है सर्वर सर्वर में उसको चेक करता था एक्चुअली में, ठीक है, और तब जाने दिया था। तो या तो एंटीवायरस हमको यूज ही नहीं करना चाहिए, या उसका एक्सेप्शंस वाला जो फीचर है वो यूज करना चाहिए हमको, ठीक है। तो जैसे कल हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग किया था उसके अंदर में, प्रोग्राम के अंदर में, उसी तरह से यस डेटाबेस के अंदर में भी क्या होता है, एक्सेप्शंस, या सॉरी एंटीवायरस के अंदर भी सर। एक्सेप्शंस होता है ना, कि यहाँ पे एक्सेप्शंस का मतलब होता है कौन सा फोल्डर या फाइल को इग्नोर किया जाए, ठीक है। सर तो एंटीवायरस सर हर एक मूवमेंट को सर मतलब देखते रहते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सिस्टम में जो भी मतलब मूवमेंट होता है, जो भी मतलब वर्क होता है। कुछ भी कर रहे हो वो करता है। इनफैक्ट आप अगर कमांड प्रॉम्प्ट से अगर अपना ये प्रोग्राम्स नहीं बना रहे हैं ना, ये जो हम्म। वीबी का या सी शार्प का, आप उसको जाके अगर विंडो से एग्जीक्यूट करते हैं तो कभी कभी उसको भी वो वायरस समझ के डिलीट कर देता है, आप ट्राई कीजिएगा कभी, ठीक है। ये सर वो हाँ प्रॉब्लम करता था सर, हाँ, प्रॉब्लम करता था वीवी वो, स्टूडियो। यस सर, विजुअल स्टूडियो से जो करते थे सर। ठीक है। तो ये सब चीज होता है वहाँ पे, तो इसीलिए मतलब कितना बार तो हम लोग ऑफ कर देते हैं एंटीवायरस को, तब जाके वो सब प्रोग्राम को क्या करते थे, चलाते थे, है ना, ठीक है। तो वो चलिए आज यही कमांड तक, प्रॉम्प्ट हाँ में हाँ सर उसका हाँ मतलब कोई दखल-अंदाजी नहीं है सर, मतलब हाँ, कमांड तो ये प्रॉम्प्ट से वो। बैकग्राउंड में चल रहा है उसको पता नहीं चलता है वो सब चीजें, ठीक है, उसको चीजें हाँ, पता ही नहीं चलता है, ठीक है। वो डायरेक्ट ओएस से सर उसका इंटरेक्शन नहीं रहता है ना। हाँ ओएस से रहता तो है, बट एंटीवायरस नहीं जा पाता है उस लेवल तक। हम्म। तो चलिए ये तक रह देते हैं, ठीक है। तो मेरा बेटा कॉल कर रहा है, उसका आज एग्जाम है, तो ठीक है, थोड़ा सा उसका सेटअप कर देते यस हैं, सर। ठीक है। ओके सर। 10:30 को शायद उसका एग्जाम है, ठीक है, फिर कल कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार हमको डाउट्स भेज दीजिए अपना, है ना, यस सर, आज तक कर तो जो देना सर। पुराना चीज में डाउट है उसके बाद मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ आपको कि जितना आगे का अगर कुछ चीजें है डेटाबेस का, मैं वो दिखाने का है ना, जो स्किप हुआ है वो सब चीज हम दिखा देते हैं आगे का, ठीक है। यस सर। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं कल हम लोग।